यस, कंटिन्यू करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है मॉड्यूल का। क्वेश्चन नंबर 6। X Limited owned a land property whose future value was not determined on 31st March 2000 X1। अगर फ्यूचर वैल्यू डिटरमाइंड नहीं है, अनडिटरमाइंड यूज के लिए कोई हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम लोग उसको यही मानते हैं कि ये कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए लिया है, कि फ्यूचर में कल को कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा, ये एक्स्ट्रा दे के ही जाएगा। सो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। हाउ शुड प्रॉपर्टी बी क्लासिफाइड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 31st March X1। सी 31st March X1 को तो ये प्रॉपर्टी को हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही मानेंगे। इतना मैं लिख देता हूँ, जितना समझ गया उतना लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6, अभी तक उसका यूज डिटरमाइंड नहीं है। पार्ट 1 ऑफ द सॉल्यूशन। एज पर इंडियाज 40, as per India's 40, any land held for undetermined future use should be classified as investment property। Should be classified as investment property, full stop। In the given case, land would be regarded as in the present case, land would be regarded as investment property held for capital appreciation। In the present case, land would be regarded as investment property held for capital appreciation as on as on 31st March X1। ये लो, फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर मैंने लिख दिया। उनका क्वेश्चन उन्होंने एंड कर दिया था ना, यहाँ पे देख लो ना, हाउ शुड द प्रॉपर्टी बी क्लासिफाइड। सो ये क्वेश्चन इनका एंड हो चुका था। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ड्यूरिंग जून 2000 X1, 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, अप्रैल में
X Limited commenced construction of office building on it for its own use. Presuming that construction of the office building will still be in progress as on 31st March X2. यहाँ पे क्या है ना, अभी सिचुएशन में चेंज आ गया. जून में एक्स लिमिटेड कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग ऑन इट फॉर इट्स ओन यूज, और 31 मार्च तक वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ. इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस. अब एक ये सिचुएशन दे दिए, देख लो, ये पहली सिचुएशन थी जिससे हम डील कर चुके हैं. अब सेकेंड सिचुएशन है, इसमें बोला है हाउ शुड द प्रॉपर्टी बी क्लासिफाइड बाय एक्स लिमिटेड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन 31st March 2000X2. See, investment property can be classified to owner occupied property. जो investment property हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में, और जब हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो इन दैट केस देयर शुड बी चेंज इन यूसेज ऑफ प्रॉपर्टी. ट्रांसफ़र तभी करेंगे व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन यूसेज ऑफ प्रॉपर्टी. और जब भी हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में क्लासीफाई करेंगे तो जो ट्रांसफ़र होगा वो कैरिंग अमाउंट पे होना चाहिए. द ट्रांसफ़र शुड बी मेड एट द कैरिंग अमाउंट. कैरिंग अमाउंट पे ट्रांसफ़र होना चाहिए. विल देयर बी एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी रिजल्टिंग फ्रॉम एनी चेंज इन यूसेज ऑफ प्रॉपर्टी? नो. द ट्रांसफ़र शुड बी मेड एट कैरिंग अमाउंट. ये कैरिंग अमाउंट पे होना चाहिए. Whether the change in classification to or from investment property is a change in accounting policy in accordance with Ind AS 8 as changes. याद है तुम लोग ने changes in accounting policy AS 5 सीखा था. तो वो बोलता है कि अगर हम लोग ने इसका यूज चेंज किया तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगी. इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलते, ये खाली रिक्लासिफिकेशन का पॉइंट है. ये रिक्लासिफिकेशन का पॉइंट है, इसको कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलते. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम लोग खाली एक नए पर्पस के लिए यूज़ करें, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बदल रहे. फिर वुड योर आंसर टू ए अबाउ वुड बी डिफरेंट इफ देयर वेर टू द मैनेजमेंट इफ there were to be a management intention to commence construction of office building for its own use. However, no construction activity has been planned by 31st March. ये देख लो, अभी ये इधर आके इन्होंने क्या बोल दिया कि ये क्या तुम्हारा आंसर अलग हो सकता है अगर मैनेजमेंट ने कोई एक्टिविटी शुरू नहीं की, खाली प्लान कर रहे हैं कि वो लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे और वहाँ पे अपना ऑफिस बनाएंगे. खाली उनके जो प्लानिंग है, मेयर मैनेजमेंट्स इंटेंशन की हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करके यूज़ करेंगे, तो ये केस में तुम लोग इसका क्लासिफिकेशन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं करना. सो नंबर डी जो है ना, सो याद रखना, नंबर डी में खाली मेयर देयर इंटेंशन टू यूज इट फॉर ऑफिस बिल्डिंग. सो खाली ये इंटेंशन नहीं, एक्शन चाहिए. मैं लिखाता हूँ सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. अरे खाली मेयर मैनेजमेंट इंटेंशन, मेयर मैनेजमेंट इज प्लानिंग इज नॉट सफिशिएंट. एक्शन चाहिए कि हम ऐसा करेंगे नहीं, करो. सो लिखो पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे ट्रांसफ़र वाला केस है. एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैन बी reclassified An investment property can be reclassified to owner occupied property
when there is any change in use. When there is any change in use of property. When there is any change in use of property. Investment property is reclassified to owner occupied property The transfer will be made at carrying amount. The transfer will be made at carrying amount. Prevailing on the date of transfer. सो ट्रांसफर वाले केस को मैंने समझा दिया. अब उन्होंने ABCD ऐसे 4 पॉइंट्स दिए हुए. पहला पॉइंट बोला हाउ शुड द प्रॉपर्टी बी क्लासिफाइड ऑन 31 मार्च X2. अरे 31 मार्च X2 को हम लोग उसको ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान लेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ. यहाँ पे बोला है प्रिज्यूमिंग द कंस्ट्रक्शन इज स्टिल इन प्रोग्रेस. सो लिखो पॉइंट ए. सिंस X लिमिटेड कमेंस कंस्ट्रक्शन since X Limited commence construction of office building for its own use. The property will be reclassified from investment property to PPE. That is owner occupied property as on 31st March 2000 X2 as on 31st March 2000 X2. ये हो गया पार्ट ए.
पार्ट बी में बोला विल देयर बी एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी रिजल्टिंग फ्रॉम यूसेज? नो, देयर विल बी नो चेंज. कैरिंग अमाउंट पे ट्रांसफर होता है, उसमें कोई चेंज होता है. देयर विल बी नो चेंज. There will be no change in carrying amount of property. There will be no change in carrying amount of property at the time of reclassification. At the time of reclassification. At the time of reclassification from investment property to ये लो बी का आंसर लिख दिया. अब सी में क्या बोलते हैं? वेदर चेंज इन क्लासिफिकेशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर इंडिया एस 8. वो जो AS5 था उसका रेलेवेंट इंडिया एस 8 है. वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एस्टिमेट जो इंटर में कराया था. सो बोलो ये जो चेंज इन क्लासिफिकेशन है, अरे चेंज इन क्लासिफिकेशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज ड्यू टू चेंज इन यूज ऑफ प्रॉपर्टी है. तो ये कोई क्या बोलते हैं, चेंज इन पॉलिसी नहीं है. कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंजेस मत कर देना. सो दिस इज नॉट चेंज, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन यूसेज. कोई चेंज इन पॉलिसी नहीं है. सो लिखो नो, द चेंज इन क्लासिफिकेशन to or from इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से किसी में ट्रांसफर या किसी और से ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज ड्यू टू change in use of property. वो चेंज इन पॉलिसी में रेट्रोस्पेक्टिवली बदलना पड़ता है. यहाँ पे कोई रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं बदलेंगे. नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन. नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड. No retrospective application is required and prior period financial statements are no retrospective application is required and prior period financial statement को कोई रीस्टेट करने की जरूरत नहीं है.
Prior period financial statements need not to be restated. Need not to be restated. So this is not any change in accounting policy. Would your answer A to above be different if there were management intention to commence construction of building for own use? However, no construction activity was planned till 31st March. 31st March X2 तक अगर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी प्लान ही नहीं हुई, अरे तो खाली तुम्हारा मेयर इंटेंशन कि हम ऐसा करने वाले, इट्स नॉट कॉन्क्रीट, इट इज नॉट कंक्लूसिव, तो ये केस में उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही मानेंगे. ये केस में सी मेयर मैनेजमेंट इंटेंशन टू यूज इट फॉर ओन पर्पस, बट दे हैव नॉट टेकन एनी, दे हैव नॉट मेड एनी प्लान, कोई कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो अभी तक वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है. वी विल क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. ठीक है ना. सो लिखो मियर मैनेजमेंट इंटेंशन management's intention mere management's intention for mere management's intention of use of property for own business does not provide any evidence of change in use. तुमने चेंज इन यूज शुरू थोड़ी किया. कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते तो यूज का चेंज इन यूज हो जाता था. सिंस एक्स लिमिटेड हैज नो प्लान to commence construction has no plan to commence construction of office building during 2000 X1 X2, the property should the property shall continue to be classified as investment property by X Limited in its financial statement
in its financial statement as on 31st March X2. ये लो, मेरे तरफ से ये आंसर कंप्लीट है. As on 31st March X2. So मेरे तरफ से ये आंसर कंप्लीट है. मॉड्यूल के 6 क्वेश्चंस है. ऑल 6 क्वेश्चंस आई हैव डन. और मैं तुमको बता देता हूँ, इवन इलस्ट्रेशंस भी मैं सब कर चुका हूँ. जितने स्टार्टिंग में इलस्ट्रेशंस थे ना, तुम लोग अगर देखोगे तुम्हारे मॉड्यूल में, तो हर एक इलस्ट्रेशन हम लोग कर चुके हैं. सो मॉड्यूल पूरी तरीके से कवर्ड है. जब मैं क्लास टेक्स्ट बुक से करवा रहा था तो मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे. एक क्वेश्चन खाली एक है, वो रह गया था, तो वो मैं तुम लोगों को रिफ़र करवा देता हूँ, तुम लोग कर लेना. हाँ, ये वाला क्वेश्चन है. कुछ है नहीं, एकदम सिंपल है. नेत्रवती लिमिटेड परचेज्ड अ कमर्शियल ऑफिस स्पेस as investment property in Global Trade Center commercial complex for 5 crores. So 5 करोड़ का एक उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज की है. However, for purchasing the same company had to obtain membership of Global Trade Center. और ये मेंबरशिप फीस है 6,25,000. वन टाइम मेंबरशिप फीस है. अगर हम लोगों को ये कॉम्प्लेक्स में परचेज करना है कमर्शियल प्रीमाइसेस, तो ये पेमेंट करना ही पड़ेगा. तो ये तो मैं बोलता हूँ 5 करोड़ के साथ ऐड ही कर दो. अगर मैं ये प्रॉपर्टी नहीं लेता तो ये पे खर्चा भी नहीं लगता. तो ये तो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. तो 5 करोड़ 6,25,000 इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. नेत्रवती लिमिटेड वांट्स टू राइट ऑफ वन टाइम ज्वाइनिंग फीस एज एन एक्सपेंस अंडर मैनेजमेंट एंड सब्सक्रिप्शन चार्जेस एंड वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट 5 करोड़. रॉन्ग है. अरे अगर तुम ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये प्रीमाइसेस में नहीं खरीदते तो ये खर्चा भी नहीं लगने वाला था. अगर प्रॉपर्टी खरीदो या नहीं खरीदो, खर्चा लगने वाला था तो पीएनएल में चला जाता. लेकिन ये तो प्रॉपर्टी खरीदने पे ही खर्चा लगा, डायरेक्ट इसी से रिलेटेड है. तो ये 6,25,000 पीएनएल में नहीं जाएगा. रॉन्ग है. ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ऐड होएगा. वुड योर आंसर डिफर इफ द चेंज इन इफ द ऑफिस स्पेस वॉज परचेज्ड with an intention of using it as an administrative center? नहीं. अगर ये तुम लोग अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज करोगे तो भी कॉस्ट यही रहेगा 5 करोड़ 6,25,000. वो चेंज नहीं होएगा. देख लो आंसर. ये तुम लोग ही अपने आप से मॉड्यूल से देख लेना. ये सिंपल है, कोई लिखने की भी जरूरत नहीं है. एज पर इंडियाज 40 कॉस्ट ऑफ परचेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंप्राइजेज इट्स परचेज प्राइस and any directly attributable expenditure, that is professional fees, legal service, property transfer taxes and other transaction cost. Accordingly, initial recognition one time joining fees 625 should be added to purchase price. Therefore, investment property should be measured at 5 crore 6,25,000, that is cost of commercial office space, one time joining fees. राइटिंग ऑफ 625 टू पीएनएल इज इनएप्रोप्रिएट. लिख दिया ना इनएप्रोप्रिएट. फिर उसके बाद यूज एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस. अरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में खाली इंडियाज 40 नहीं इंडियाज 16 अप्लाई होगा, बट अमाउंट वही रहेगा. इफ प्रॉपर्टी इज यूज्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बट रादर ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. हैंस इंडियाज 16 इज एप्लीकेबल. Even under India's 16, all direct costs relating to acquisition of assets should be added to purchase price. Hence, cost of asset would be 5 crore 6,25,000. दोनों में सेम रहने वाला है. सो ये एक मॉड्यूल का यही एक क्वेश्चन था जो रह गया था, जो हमारा कवर नहीं हो गया था. बाकी अपन ने सब कुछ कर लिया है. दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 2. तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ तुम लोगों को. क्वेश्चन नंबर 7. Refer illustration 2 of ICI study material.
ठीक है। और इलस्ट्रेशन 2 के हिसाब से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोल लो या कॉस्ट ऑफ पीपी बोल लो, 5,06,25,000 दिस इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और पीपी। अगर खुद के यूज के लिए है तो पीपी, अगर रेंट पे देंगे तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसका ब्रेकअप नहीं करना है, बस इसका लास्ट कंक्लूजन यही था। सो मेरे आईसीआई के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट है, मेरे आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस आई हैव डन। और देख लो कहीं पे भी तकलीफ नहीं आएगी, और इसी टॉपिक में नहीं, किसी भी टॉपिक में नहीं तकलीफ आएगी। अगर तुम मेरे लास्ट लेक्चर में रिवीजन करके आते हो, जब भी मैं टॉपिक ख़त्म करता हूँ लास्ट मैं जो आईसीआई मॉड्यूल जब मैं रिफ़र करवाता हूँ, तब अगर फुल रिवीजन करके आते हो तो वो टॉपिक बहुत अच्छे से आता है और तुमको उसी दिन फील हो जाएगा टॉपिक ही आ गया हमको, ये टॉपिक हमारा हो गया परफेक्ट। सो आई टेक आईसीआई मॉड्यूल एज कंप्लीट। अच्छे से कर लो बस। कई बच्चे तो आईसीआई का मॉड्यूल ही करते हैं, हमने तो काफ़ी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए और वो भी इंस्टीट्यूट के ही क्वेश्चन है, कोई मैंने मेरे क्वेश्चंस बना के नहीं दिए थे। सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए और आज भी लेक्चर के बिगनिंग में पूरा कंप्लीट चैप्टर मैंने रिवाइज करवाया है। सो ये लेक्चर तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल हो जाता है। चलो, ICI module from my side it's complete. I'll stop this here.